गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर किसी कारण से बंद हो गया था, इसलिए अभी हम जो लास्ट लेक्चर में कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में 2 के बारे में, जो था कि फॉरवर्ड चार्ज के बारे में बताया था। अच्छे से हमने फॉरवर्ड चार्ज के बारे में लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। अभी हम बात करेंगे अंडर सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज कि रिवर्स चार्ज क्या होता है, जो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में बताया गया है। अभी रिवर्स चार्ज के बारे में पहले तो पता होना चाहिए कि रिवर्स चार्ज है क्या। अभी जो रिवर्स चार्ज है, जो लास्ट लेक्चर में हमने फॉरवर्ड चार्ज के बारे में बात की थी ना, कि जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करता है, जस्ट उसी का थोड़ा सा अपोजिट है फॉरवर्ड चार्ज का अपोजिट है रिवर्स चार्ज। जब सप्लायर, जैसे कोई सप्लायर है और कोई रेसिपेंट है, सप्लायर किसी रेसिपेंट को कोई गुड्स डिलीवर करता है और उसके बदले में इनवॉइस देता है और प्लस जीएसटी वगैरह काट कर दे देता है। तो इस केस में जब सप्लायर जीएसटी को कलेक्ट ना करके रेसिपेंट जीएसटी को कलेक्ट कर, रेसिपेंट के तो देनी है पे करनी है पेमेंट, तो वो जीएसटी की पेमेंट न करके सिर्फ जो गुड्स का अमाउंट है उसी की पेमेंट करता है, और जो जीएसटी है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट करवा देता है। ये होता है रिवर्स चार्ज। फिर से एक बार, जैसे कि सप्लायर और रेसिपेंट है, दो पर्सन है, सप्लायर और रेसिपेंट। इसमें अगर जो हमारा सप्लायर है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, बट जो रेसिपेंट है वो रजिस्टर्ड है, तो इस केस में जो रेसिपेंट होगा वो जो जीएसटी है, हमारी जितनी भी जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है वो गवर्नमेंट को पे कर देता है रेसिपेंट। वो जो सप्लायर को केवल जो गुड्स के अमाउंट है, गुड्स की जितना भी अमाउंट है उसी को पेमेंट करते हैं। जैसे कि अगर 1000 रुपये की गुड्स है और 20% जीएसटी लगाने के बाद ये अगर हम 120, यानी कि अभी वो गुड्स की जो सप्लायर है वो पेमेंट रेसिपेंट को 1000 रुपये की ही करे, रेसिपेंट पेमेंट करेगा सप्लायर को, और जो 1000 की जीएसटी है वो रेसिपेंट पे कर देगा गवर्नमेंट को। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस था रिवर्स चार्ज और फॉरवर्ड चार्ज में। अभी हम जो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं कि इसमें टाइम ऑफ सप्लाई, जो रिवर्स चार्ज है उसमें टाइम ऑफ सप्लाई को कैसे निकाले जाएंगे। जो सेक्शन 12 है सब सेक्शन 13 में बताया है कि रिवर्स चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे इन केस ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले देखते हैं डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड, कि जिस दिन, अभी हम रेसिपेंट के बिहाव पे बात कर रहे हैं कि जिस दिन उसको गुड्स रिसीव हुई, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 और सब क्लोज ए में बताया गया है इसके बारे में। और जो डेट ऑफ पेमेंट, और जिस दिन उसने पेमेंट हुई, जिस दिन उसने जो रेसिपेंट है उसने किसी सप्लायर को पेमेंट की, इसके बारे में सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 सब क्लोज बी में बताया गया है। जो पेमेंट है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिफरेंट है, पेमेंट के अंदर भी 2 स्टेप बताए गए हैं कि जिस डेट को जो रेसिपेंट है उसकी बुक में अगर एंट्री हुई है, इन द बुक ऑफ द अकाउंट एंट्री, अगर रेसिपेंट की बुक्स में एंट्री हुई है गुड्स से रिलेटेड, वो डेट, और जिस डेट को उसका जो बैंक है अकाउंट वो डेबिट हुआ है, विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों में से जिस दिन उसने रिकॉर्ड करा है अपनी बुक में, जिस दिन उसने अपनी बुक में एंट्री की है और जिस दिन उसके अकाउंट से बैंक जो अमाउंट है वो डेबिट हुआ है, विच एवर इज़ अर्लियर, इन दोनों में जो भी अर्लियर होगा उसी को डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। ठीक है। और अभी 30 डेज़ ऑफ इन्वॉइस की, जो इन्वॉइस की पेमेंट हम जिस दिन इन्वॉइस हम काटा गया है सप्लायर के द्वारा, उसके 30 डेज़ के अंदर ही हमें जो जीएसटी की पेमेंट है वो करनी होती है। अभी देखिए यही बताया गया है इसके सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज में सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि किस तरीके से निकाल, विच एवर अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ गुड्स, जिस डेट को उसने गुड्स रिसीव हुई और जिस डेट को उसको पेमेंट हुई, पेमेंट के बारे में भी 2 अभी डिस्कस किए हैं। और 30 डेज़ ऑफ द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ इन्वॉइस की, इन्वॉइस इशू करने की 30 डेज़ के अंदर, विच एवर, इन तीनों में से जो भी डेट पहले हुई है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे। अभी एक एग्जांपल करते हैं इसका, जैसे डेट ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ गुड, कि जो रेसिपेंट है उसको गुड्स रिसीव हुई 15 मई 2018 को,
और जो पेमेंट की है उसने पेमेंट की है, डेट ऑफ पेमेंट वो 15 जुलाई 2018 को की है, और जो इनवॉइस डेट 1 जून 2018 है, और जो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक ऑफ द रिसीवर 18 मई 2018 की। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो इनवॉइस है, इनवॉइस और रेसिपेंट, इन इसने कहा था कि विच एवर इज़ अर्लियर, ये डेट हम तभी कंसिडर करेंगे एंट्री की बुक जब इनमें से कोई कंक्लूज़न नहीं निकलता। उस केस में जो रेसिपेंट की बुक में जो भी एंट्री होगी, देखो यहाँ पे अच्छे से बताया गया है कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन गुड्स रिसीव हुई और जिस दिन पेमेंट हुई, या फिर जिस दिन इनवॉइस काटा उसके 30 दिन के अंदर, विच एवर इज़ अर्लियर, अगर इससे पॉसिबल है, अगर इन तीनों में से कोई सिचुएशन नहीं है, देन टाइम ऑफ सप्लाई होगी जिस डेट को एंट्री होगी इन द बुक अकाउंट ऑफ द रेसिपेंट सप्लाई। सप्लाई की एंट्री जब भी रेसिपेंट के अकाउंट में होगी उसी को हम डेट ऑफ सप्लाई मानेंगे। अभी हमारे पास रिसिप्ट हो रही है गुड्स 15 को, पेमेंट हुई है 15 जुलाई को, और इनवॉइस हो रहा है 1 जून 2018 को। तो विच एवर, इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट है, तो अर्लीस्ट क्या है 15 मई, तो 15 मई होगी इसकी जो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अभी बात करते हैं इन केस सप्लाई ऑफ वाउचर बाय वाउचर, यदि सप्लाई वाउचर के द्वारा होती है। वाउचर क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी वगैरह है, कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट है, ये अपने जो कस्टमर है उसको वाउचर दे देते हैं कि आप इतने का सामान, ये वाउचर में मतलब कि टोकन होता है कि आप इतने अमाउंट का सामान, कितना भी कह सकते हो, 5,000, 10,000, 2,000, मतलब कि एक डिस्काउंट की फॉर्म में देते हैं, इतने का सामान आप खरीद सकते हो। वे वाउचर भी दो तरीके के होते हैं कि एक तो वाउचर होता है जो होता है कि जो आइडेंटिफिएबल होता है, और दूसरा हो जाए जो आइडेंटिफिएबल नहीं होता। आइडेंटिफिएबल होता है जो उसने वाउचर दिया है उससे हमें ये पता होता है कि जो भी उस वाउचर से सामान ख़रीदा जाएगा वो इस फिक्स रेट पर, जैसे कि 12% GST या फिर 5% GST, जैसे कि कोई वाउचर दिया, जैसे कोई वाउचर है, वो वाउचर से वो ABCD ये सामान खरीद सकता है। एग्जाम्पल मान लेते, कुछ भी सामान खरीदा, और इन सभी पर 5% GST है, ये फिक्स है, हमें ये पता है कि इस पर 5% GST ही लगेगी। जो भी ये सामान के अंदर बताए गए हैं इसमें 5% GST लगेगी, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिफिएबल वाउचर, ठीक है। अगर ये दूसरी बात करते हैं कि नॉट आइडेंटिफिएबल, तो उस केस में जैसे कि ABCD ये जैसे भी हैं, इन पे इस पे 12% लग रहा है, इस पे 5% लग रहा है, इस पे 18% लग रहा है, ठीक है, और इस पे 5%। तो जिसने वाउचर इशू किए हैं उसको पता नहीं है ना कि जो भी हमारा कस्टमर है वो किस रेट का सामान गुड्स खरीदेगा। तो इस केस में इसको बोलते हैं हम नॉट आइडेंटिफाइबल, कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि गुड्स की जो सप्लाई हो किस तरीके की होगी। अभी हम दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर आइडेंटिफिएबल है हमारी सप्लाई, तो उस केस में जिस दिन डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर को इस इशू किया गया है उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो उस केस में जब भी डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, जिस दिन उसकी पेमेंट होगी, रिडम्पशन होगा, उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। अभी बात करते हैं रेजिडुअल प्रोविज़न सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। रेजिडेंट प्रोविज़न क्या है कि जो अभी तक हमने बात की है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, 3 एंड 4, अगर कोई गुड्स इनसे कवर अप नहीं हो रही है, इनसे पता नहीं लगाया जा रहा है कि गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, तो उस केस में जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 है वो इस चीज़ के बारे में बताता है कि उनसे कवर नहीं होता, तो उनके लिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 सब क्लोज ए कहता है कि जिस दिन हमने रिटर्न फाइल की, फिलिंग ऑफ जिस दिन डेट ऑफ फिलिंग रिटर्न, जिस दिन रिटर्न फिल की उसी डेट को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। जिस दिन हमने रिटर्न दाखिल की है उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, और या फिर जिस दिन हमने टैक्स की पेमेंट की है उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। देखो
इसमें बताया कि अगर रेजिडेंट प्रोविज़न है सेक्शन 2, 3 एंड 4 इनमें कवर अप नहीं हो रहा है टाइम ऑफ सप्लाई, उस केस में या तो जिस दिन हमने रिटर्न फाइल करी वो, या फिर जिस दिन पेमेंट की टैक्स की वो। जो हम रिटर्न फाइल करते हैं वो एक पीरियडिकल रिटर्न करते हैं, मतलब कि 1 ईयर किसी फिक्स डेट पर, 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, मतलब कि इस केस में अगर उस तरीके से हैं तो जिस दिन हमने डेट फिल करी, रिटर्न फाइल करी और जिस दिन पेमेंट करी, जो भी डेट हम जिस भी डेट को कुछ जो भी कर रहे हैं उसी को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग।